हेलो दोस्तों, एक और न्यू सीरीज को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग डेली प्रैक्टिस करेंगे जीएस के क्वेश्चंस की। ठीक है, और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको देखेंगे। ठीक, तो जैसे कि अभी आरआरबी डी ग्रुप का एग्जाम होना है और लेखपाल का भी फॉर्म आ चुका है। ठीक है, तो उसमें जीएस के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो उन्हीं के क्वेश्चंस को हम लोग जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है उनको प्रैक्टिस करेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से महात्मा गांधी। ठीक है, तो महात्मा गांधी क्या थे? भारतीय संविधान प्रारूप के हिस्सा नहीं थे। ठीक है, तो कौन कौन थे उनको भी देख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले कि महात्मा गांधी भारतीय संविधान के प्रारूपण के जिम्मेदार से संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, महात्मा गांधी किसी भी प्रारूप संविधान जो सभा थी हमारी उससे जुड़े नहीं थे। ठीक है, तो मतलब कि संविधान सभा से अगर कोई क्वेश्चन आएगा, अगर गांधी जी से रिलेटेड आता है तो वो गलत हो जाएगा। गांधी जी संविधान सभा से नहीं जुड़े थे। ठीक है, फिर इसके बाद संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो याद रखिएगा कौन सी समिति है? प्रारूप समिति है। ठीक है, समिति से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इस समिति के अध्यक्ष कौन है और इस समिति के अध्यक्ष कौन है, तो उनको याद कर लीजिएगा। तो एक तो याद हो गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, फिर दूसरा है संघीय संविधान समिति। कौन? संघीय संविधान समिति। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो याद रहेगा दो समिति हो गई, प्रारूप समिति जिनके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, और दूसरे हो जाएंगे संघीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर इसके बाद है वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक एवं जनजातीय मामलों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो वल्लभ भाई किसके अध्यक्ष थे? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक एवं जनजातीय मामलों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो तीन समिति हो गई, कौन कौन सी? प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर, और संघीय संविधान समिति जिनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। समिति का नाम क्या था? मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक एवं जनजातीय मामलों से संबंधित समिति। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? ठीक है, सोमनाथ मंदिर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, गुजरात। तो याद रखिएगा सोमनाथ मंदिर किस तट पर या फिर किस स्टेट में है? गुजरात में है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हाँ, पहला पॉइंट है सोमनाथ मंदिर गुजरात राज्य के तट पर स्थित है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया, गुजरात में स्थित है। फिर इसके बाद है सोमनाथ मंदिर गुजरात के वेरावल्स प्रभास पाटम में स्थित भगवान शिव का मंदिर है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि सोमनाथ मंदिर किस भगवान का मंदिर है? तो आंसर क्या हो जाएगा? भगवान शिव का मंदिर है। ठीक, फिर इसके बाद इस मंदिर को भगवान शिव के 12 जो ज्योतिर्लिंग है उनमें से प्रथम माना जाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? जो 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव के उनमें से प्रथम ये माना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो पॉइंट है वो है 1025 ईस्वी, मतलब कि 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और क्षतिग्रस्त किया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि महमूद गजनवी ने किस टाइम लूटा था? तो 1025 या फिर 1025 ईस्वी में लूटा था। ठीक है, फिर इसके बाद कालांतर में गुजरात के सोलंकी चालुक राजवंश के शासक भीम फर्स्ट ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था। क्वेश्चन ये भी काफी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गुजरात में सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक भीम वन ने इस मंदिर का पूर्ण निर्माण करवाया था। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर का पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? भीम फर्स्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन,
नॉकडाउन और नॉकआउट किस खेल से जुड़े हैं? बताइए, ऑप्शन दिया गया है 4। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन में दिया गया है बॉक्सिंग। तो नॉकडाउन और नॉकआउट किससे जुड़ा है? बॉक्सिंग से जुड़ा है। नेक्स्ट है, अब इसके कुछ पॉइंट्स है उनको देखते हैं। नॉकडाउन और नॉकआउट बॉक्सिंग से जुड़े हुए शब्द हैं। बॉक्सिंग खेल की शुरुआत कहां से हुई है? इंग्लैंड से हुई है। मैरी कॉम हो गए, विजेंद्र सिंह हैं, डिंगो सिंह है, पिंकी ईरानी है, अमित पंघाल हैं, शिव थापा है, विकास कृष्ण यादव हैं, अखिल कुमार, सिमरनजीत कौर इत्यादि प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज हैं। ठीक है, तो मुक्केबाज हो गए कुछ। फिर आगे हम लोग का क्वेश्चन है, हाँ, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। तो ऑप्शन दिया गया नागपुर है, उज्जैन है, बड़ौदा है या फिर पूना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन पूना। ठीक है, तो शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना बन गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको देखते हैं। मराठा राज्य राजधानी पेशवा की जो थी पूना थी, सिंधिया की जो थी ग्वालियर थी, भोसले की हो जाएगी नागपुर, होल्कर की हो जाएगी इंदौर और गायकवाड़ की बड़ौदा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कौन सी प्रक्रिया जड़ों से उत्पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और परिमुखी गति में मदद करती है? तो ऑप्शन दिया गया अवसादन, संघनन, संचय या वाष्पोत्सर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन से प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और उपरिमुखी गति में मदद करती है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। वाष्पोत्सर्जन से मुख्यतः पर्णरंध्रों द्वारा होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं कौन कौन से हैं? एक तो ताप हो गया, प्रकाश हो गया, आर्द्रता है, वायु की गति है, रंध्रों की संख्या, पौधों में पानी की उपस्थिति आदि। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन से पौधों में जल परिवहन से एवं अवशोषण से हेतु खिंचाव उत्पन्न करता है। ठीक है, फिर पौधों में पानी और खनिज के परिवहन का कार्य मुख्यतः जाइलम करता है। ठीक है, कौन करता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में पानी और खनिज के परिवहन का कार्य कौन करता है? जाइलम करता है। जाइलम और फ्लोएम्स पौधों में संवहन तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जलियांवाला बाग नरसंहार के कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था? ऑप्शन हो जाएगा जनरल डायर्स, जनरल इरविन, जनरल क्लाइव, जनरल सैंडर्स। तो इसका आंसर तो ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा जनरल डायर। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको भी देखेंगे। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, जो जलियांवाला बाग नरसंहार के ब्रिटिश अधिकारी कौन थे, कौन जिम्मेदार थे? जनरल डायर। ठीक है, अब देखिए जलियांवाला जो बाग हुआ था कब हुआ था उसको देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इस नरसंहार के लिए पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर ने पंजाब के अस्थायी ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर को जलियांवाला बाग की सभा में मौजूद लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, तो देखो आदेश किसने दिया था और किसने चलवाई थी उसको याद कर लीजिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर था। और ब्रिगेडियर कौन था वहां पे? अस्थायी जो ब्रिगेडियर था जनरल, वो कौन था? जनरल ओ डायर था। ठीक है, को जलियांवाला बाग की मौजूद गोली पर मौजूद लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। ठीक है, फिर इसके बाद आगे देखते हैं, हंसराज नामक एक भारतीय ने जलियांवाला बाग में हो रही सभा को सूचना अंग्रेजों को दिया था।
ठीक है, तो हंसराज नामक एक भारतीय ने दिया था। फिर 1919 में अंग्रेजों द्वारा लाया गया रॉलेट एक्ट के विरोध में प्रदर्शन कर रहे 2 भारतीय, अब देखिए यहाँ पे किस लिए हुआ था, ये जनसभा हुई थी जो पहले सबसे पहले की रॉलेट एक्ट आया और रॉलेट एक्ट के विरोध में 2 भारतीय नेता जो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में बैसाखी का दिन था और जलियांवाला बाग में शांति सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है कि जलियांवाला बाग में किस लिए लोग एकत्रित हुए थे, तो किस लिए हुए थे, रॉलेट एक्ट के विरोध में जो उनके 2 नेता था उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो कौन कौन से नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। ठीक है, फिर इसके बाद इस नरसंहार की जांच के लिए, अब देखिए अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जलियांवाला बाग हुआ था उसकी जांच के लिए कौन सा कमिटी आया हुआ था या फिर गठित करी गई थी, तो आंसर हो जाएगा हंटर कमिटी का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है। ऑप्शन है दिया गया लैक्टिक अम्ल, मेथनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर एथेनॉल। बताइए आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं इसमें। हाँ, मानव पेशी जो कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। शरीर में कार्य संपादन हेतु शक्ति जो है किससे, ग्लाइकोजन से प्राप्त होती है। ठीक है, किससे प्राप्त होती है, ग्लाइकोजन से। फिर ग्लाइकोजन जो होते हैं शर्करा में परिवर्तित होता रहता है। अधिक समय तक कार्य करने से मांसपेशियों में विभिन्न प्रकार के विषैले तत्व एकत्रित हो जाते हैं। कार्य में निरंतरता के से ग्लाइकोजन नामक तत्व लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होने लगता है। ठीक है, और लैक्टिक अम्ल को ऑक्सीजन की आपूर्ति मिलने पर वह पुनः ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कांग्रेस से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिर इस पे देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग, ठीक है, किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। ऑप्शन दिया गया है बॉम्बे अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन या फिर लाहौर अधिवेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो कि कौन सा था बी ऑप्शन में, नागपुर अधिवेशन। ठीक है, जो कि हुआ था 1920 में। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, जैसे कि जो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन से 1920 में असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था। ठीक है, और फिर इसके बाद है जो 1920 में कांग्रेस के एक विशेष अधिवेशन में कलकत्ता में असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव पारित हुआ। दिसंबर 1920 के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन से पुष्टि हुई। 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता जो करी थी वीर राघवाचारी ने किया था। तो इम्पोर्टेंट है ये भी कि जो नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, उस पे अध्यक्षता किसने करी थी, तो आंसर हो जाएगा वीर राघवाचारी ने। फिर असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में हुई। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को हुई। फिर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान से गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि किस आंदोलन में लौटाई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। ठीक है, फिर गांधी जी का अनुकरण करते हेतु जमुना लाल बजाज ने रायपुर की उपाधि लौटा दी थी। तो देखिए 2 उपाधि हो गई, कौन कौन सी, एक तो केसर ए हिंद की उपाधि हो गई, क्या है, केसर ए हिंद की उपाधि किसने लौटाई थी, गांधी जी ने लौटाई थी। और दूसरी क्या है, जमुना लाल बजाज उपाधि क्या थी, राय बहादुर की। ठीक है, तो 2 उपाधि लौटाई गई है असहयोग आंदोलन में।
एक हो गया गांधी जी, जो कि एक ऐसे रही हिंद की, और जमनालाल बजाज राय बहादुर की। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है गुलामगिरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुलामगिरी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुलामगिरी, पहला ऑप्शन। गुलामगिरी जो है पुस्तक जो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी। ज्योतिबा फुले एक विचारक, समाज सुधारक, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। फिर है ज्योतिबा फुले का जो जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को पुणे में हुआ था, और इनका विवाह जो हुआ था सावित्रीबाई फुले से हुआ था, और सावित्रीबाई फुले प्रथम महिला शिक्षिका हैं। ठीक है, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन दिया गया गंगा के मैदान में, छोटा नागपुर पठार, राजस्थान या फिर नीलगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से, राजस्थान। ठीक है, शुष्क किससे याद किया, शुष्क क्या हो जाएगा, बोले कि डेजर्ट वाला एरिया ये, तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे राजस्थान। और फिर इसके बाद देखते हैं भारत के राजस्थान क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है। फिर इसके बाद मृदा जो है सॉइल, लैटिन भाषा का याद रखिएगा, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। सोलम का अर्थ है फर्श। ठीक है, सोलम का क्या अर्थ है? फर्श है। मृदा का जो अध्ययन करते हैं उनको बोलते हैं पेडोलॉजी कहलाते हैं वो। ठीक है, मृदा का अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। तो इसके बाद जो शुष्क मृदा, मरुस्थली मृदा लगभग 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग में फैला है। ठीक है, पानी की कमी और अधिक तापमान के कारण ये मृदा टूटकर बालू के कणों में विखंडित हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आगे देखते हैं। शुष्क मृदा में नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुष्क मृदा में क्या किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो हुंड्रू जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन दिया गया सुवर्ण रेखा नदी, कृष्ण नदी, गोदावरी या फिर कावेरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, सुवर्ण रेखा नदी। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जो हुंड्रू जलप्रपात जो है सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड के रांची जिले में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है ये भी कि हुंड्रू जलप्रपात है कहाँ पे स्थित है? झारखंड के रांची में। यह जलप्रपात झारखंड का सर्वोच्च जलप्रपात है। शिव समुद्रन जलप्रपात कावेरी नदी पे है। तो याद रखिएगा शिव समुद्रन जो जलप्रपात है किस पे है? कावेरी नदी पर है। और फिर इसके बाद जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या फिर गरसोपा श्रावस्ती जो श्रावती नदी है उस पे है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? ऑप्शन दिया गया नकारात्मक, कोई संबंध नहीं, सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, या फिर सकारात्मक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, मतलब कि नकारात्मक। ठीक है, अब पॉइंट्स देखते हैं इनके। मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में नकारात्मक संबंध होता है।
मांग का नियम बताता है कि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग घटती है तथा वस्तु की कीमत कम होने पे मांग बढ़ती है। ठीक है, तो क्या है इंपॉर्टेंट कि अगर समान मतलब कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी प्लस होगी तो मांग घटेगी। ठीक है, तो जब एक तरफ ऊपर जाएगा तो दूसरी तरफ क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, अगर वस्तु की मांग बढ़ती है मतलब वस्तु की कीमत कम होगी तो मांग हमारी बढ़ जाएगी, मतलब कि वस्तु की कीमत अगर नीचे जाएगी तो मांग क्या होगी, हमारी ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो मांग की जो नियम मांग और कीमत के बीच का एक विपरीत संबंध व्यक्त करता है। ठीक है, फिर इसके बाद है मांग के होने के लिए मांग के होने के लिए किसी वस्तु की पाने की इच्छा, खरीदने की क्षमता, कार्य करने की तत्परता आदि जरूरी अवयव है। मंदी, आपातकालीन स्थिति और गिफिन्स वस्तुएं मांग के नियम के अपवाद हैं। फिर इसके बाद है इंदिरा साहनी और अन्य बनाम्स BVI मामला किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन दिया गया पंचायत चुनाव, आरक्षण से कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न या फिर पुलिस सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, आरक्षण से संबंधित है ये। ठीक है, और फिर नीचे देखते हैं हम लोग इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको। जो इंदिरा साहनी है और अन्य बनाम्स यूनियन ऑफ इंडिया मामला किससे संबंधित है? आरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और इंदिरा साहनी बनाम्स भारत संघवाद जो 1992 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने जाति आरक्षण की अधिकतम सीमा कितनी कर दी थी? 50% तय किया था। ठीक है, और एक सेकेंड कहाँ गया? हाँ, फिर इसके बाद है जो मंडल कमीशन की सिफारिश पर वर्ष 1990 में VP सिंह की सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण कितना कर दिया था? 27% को लागू किया था। फिर इसके बाद जनवरी 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% प्रावधान किया। ठीक है, तो पहले 1992 से देखेंगे, 1992 में कितना था? 50%। फिर 1990 में 27 हुआ, फिर 2019 में 10% प्रावधान हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोमक्रेम्स नृत्य किया जाता है? ऑप्शन दिया गया बंगाल, जतारा, चेरव या फिर बिहू। बंगाला ये, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन बंगाला। ठीक है, बंगाला त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोमक्रेम नृत्य किया जाता है। बंगाला महोत्सव मेघालय राज्य में सर्दी के आरंभ में फसल कटाई के पश्चात, तो कब होता है कि फसल कटाई के पश्चात होता है, सर्दी में आगामी ऋतु का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। बंगाला त्योहार जो है मिसी सलजोंग नामक स्थानीय देवता के समान में मनाया जाता है। ठीक है, तो गारी खासी जयंतिया मेघालय में पाए जाने वाली जनजाति है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि गारी खासो या जयंतिया जो है कहाँ की जनजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघालय। ठीक है, जवारा जो है मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। जवारा क्या है? मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। और चेराव जो है मिजोरम का लोक नृत्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोर्डले मेडल से सम्मानित किया गया था? कौन सा मेडल है? बोर्डले मेडल से। तो ऑप्शन दिया गया रघुराम राजन, अमृत सेन, मनमोहन सिंह या फिर उर्जित पटेल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, अमृत सेन। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, भारतीय अर्थशास्त्री अमृत सेन को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोर्डले मेडल से सम्मानित किया गया था। यह मेडल ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बोर्ड लियंस लाइब्रेरी द्वारा दिया जाता है। यह मेडल साहित्य, संस्कृति,
किससे किससे है? साहित्य हो गया, सांस्कृतिक हो गया, विज्ञान हो गया और संचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और रिवीजन करते रहिएगा क्योंकि फेब में एग्जाम है और लेखपाल का ही शायद चुनाव के बाद एग्जाम हो जाएगा, तो अप्रैल के बाद ही आप लोग मान के चलिए, क्योंकि 1 महीने तो लगेगा फॉर्म फिल ही होने में। बट जो आरआरबी डी ग्रुप वाला एग्ज़ाम है वो आप लोग का फेब में स्टार्ट हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।